इंसानी तारीख इस बात की गवाह है कि बड़ी तब्दीलियां अक्सर नारों और जलसों से नहीं बल्कि रोजमर्रा जिंदगी की छोटी छोटी ना से आती हैं। ना, नो। मगरिब में जो जमहूरियत बनी वो किसी एक दिन की तहरीक का नतीजा नहीं थी। लोगों ने सदियों तक टैक्स देने से इनकार किया, गैर मुनसिफाना कानून को खामोशी से नजरअंदाज किया, अपने हक के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। यही खामोश मुजामत थी। हुक्मरानों ने जब देखा कि अवाम का दिल उनके साथ नहीं तो कुछ ने ताकत से दबाने की कोशिश की और कुछ अक्लमंदों ने रास्ता बदल लिया, इस्लाहात की। पाकिस्तान का मामला, यहां अवाम चीख कर एहतजाज कम करते हैं मगर अपना रद्द अमल रोज देते हैं। कोई वोट डालने नहीं जाता, कोई टैक्स के निजाम पर एतमाद नहीं करता, कोई इदारों की बात पर यकीन नहीं करता, कोई मुल्क छोड़कर चला जाता है। ये सब खामोश मुजाहमत की शक्लें हैं जी। और हुक्मरान का रद्द अमल, गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश, मीडिया पर कंट्रोल, कानून सख्त, इख्तलाफ राय पर कदगन, मगर दीमक लग चुकी है। जब एतमाद की बुनियाद ही खोखली हो जाए तो इमारत को बाहर से जितना मर्जी रंग रोगन कर ले, अंदर से वो कमजोर होती जाती है। खामोश मुजाहमत का सबसे बड़ा हथियार यही है कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उस पर लाठी चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोगों के दिलों में होती है और दिल जब भर जाए तो तख्त हिल जाते हैं, चाहे आज हिले या 10 साल बाद। सवाल ये है कि दीमक किस मरले पर है, अभी सिर्फ लकड़ी को लगी है या सतूनों तक पहुंच चुकी है। ये सवाल है। दीमक तो लग चुकी मुआशरे को। हुक्मरानों से जो नफरत है वो अरूज पर है, हुक्मरानों पर जो बदइतमादी है वो अरूज पर है। आप किसी गली महल्ले या थड़े पर बैठकर गुफ्तगू कर लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है, जो आपकी मोहब्बतों का मकरूज है और जो आपका ममनून है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, वो पाकिस्तान में हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 13 जुलाई 2026 की तारीख है और दिन है सोमवार का। एक और नया लेकिन इंतहाई अहम हफ्ता जो है वो शुरू हो रहा है, खासकर मशरिक़ वुस्ता की जो है ना वो सूरत हाल को देखकर। कुछ आपके सामने ताज़ा तरीन खबरें रखनी है, बुलेटिन रखना है और एक वीलॉग भी रखना है। लेकिन सबसे पहले एक वजाहत कह लें या एक मादरत कह लें। कल मैंने एक वीलॉग किया, मैंने उसमें ईदी अमीन का हवाला दिया। ये जो प्रॉब्लम था ना, मैं उसका चले नाम नहीं लेता, ये हिटलर को भी था। हिटलर भी मीटिंग्स में यही करता था जो ईदी अमीन करता था। इस सेगमेंट का मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि पाकिस्तान में फील्ड मार्शल की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हलता, और अगर वो ऐसी कभी हरकत भी करे ना तो सारी हुकूमत खड़ी हो जाती है। मुझे ये देखकर अंदाजा हुआ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं मोहतरम, उनका ज़ौक बड़ा अच्छा है, उनको ये पसंद नहीं आया ये वाला सेगमेंट। अब बेशक पिछला वीलॉग देख ले, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपकी रजा अल्लाह के बाद और आप लोगों की मर्जी और आप लोगों की मोहब्बत हासिल करूं। अगर मेरे उस सेगमेंट से किसी को तकलीफ हुई, अगर मेरे उस सेगमेंट से किसी को बुरा लगा, तो अगर मैं बड़ा हूं तो बड़ा समझ के माफ कर दें, अगर मैं छोटा हूं तो छोटा समझकर माफ कर दें। आइंदा मैं आपके ज़ौक का ख्याल रखूंगा और इंशाल्लाह दोबारा ऐसा कोई सेगमेंट शामिल नहीं करूंगा, क्योंकि जो कमेंट्स आए हैं काफी सारे, वो काफी सख्त थे।
और उन्होंने कहा कि इससे आपकी पर्सनैलिटी पर फर्क पड़ा होगा, लेकिन जो हकायक है ना, हकायक उनसे नजर नहीं चुरानी चाहिए। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे ऐसे सवालात लोग आकर करते थे, चाहे वो मर्द थे चाहे वो खवातीन थी। आप किताबें पढ़ें, आप हैरान रह जाएं, हैरान रह जाएं। और काफिरों ने तो इतराज किया था कुरान पे कि कुरान में इतने छोटे छोटे मसाइल जो है ना वो बयान किए गए हैं। तो बहरहाल इसके बावजूद मैं माफी का तलबगार हूं, मैं मादरत करता हूं, और आइंदा इंशाल्लाह ऐसा सेगमेंट जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि शामिल न करूं, लेकिन मकसद उसका और था, मकसद और था। मैंने आपको बताया हुआ है कि डॉट कनेक्टिंग किया करें। हां, अगर मेरी वर्डिंग पे आपको इतराज है, आपका मूड खराब हुआ, तो उसके लिए मैं मादरत खा हूं, मैं आपसे माफी का खास्तगार हूं। अब आते हैं अपने मुद्दों पे। ये जो अल्लाह पाक है ना, रब्बे जलील, रब्बे जुल जलाल वल इकराम, कहार, जब्बार, सत्तार, ये किन को हिदायत नहीं देता? ये जालिमों को हिदायत नहीं देता। और पाकिस्तान में इस वक्त जालिमों के नुमाइंदे कौन हैं? पहले नंबर पे हैं पिंडी बॉयज यानी जर्नैल, ये जालिमों के नुमाइंदे हैं। दूसरे नंबर पे जो अमाजगाह है जालिमों की, वो है शरीफ खानदान। और तीसरा जो कमीनगाह है, कमीनगाह को आप बुरा न समझिएगा, मोर्चा, वो है जरदारी। इन्होंने तमाम जालिमों को अपने परों के नीचे लिया हुआ है। तो क्या रब्बे जलील वो जालिमों को हिदायत करता है, हिदायत देता है? ये कुछ मिसालें आपके सामने पेश करनी है। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि फजल रहमान साहब ने बड़ी खूबसूरत तजवीज दी है। आप फजल रहमान को जानते हैं, लेकिन वो कहा जाता है ना, ये न देखें कि कौन कह रहा है, ये देखें कि क्या कह रहा है। उन्होंने खुला चैलेंज किया है कि वर्दी उतारें और इलेक्शन लड़ें। मैं ये नहीं कहता वर्दी उतारें, मैं कहता हूं वर्दी में रहें, तमाम वसाइल इस्तेमाल करें, सरकारी सारी ग्रीन कलर की जीपें इस्तेमाल करें, ट्रक इस्तेमाल करें, लेकिन इलेक्शन फेयर हो और किसके दरमियान हो। और एक हेयर स्टाइल किंग है पीटीआई के। अगर पीटीआई में मैं किसी को पसंद करता था तो वो मैं इस हेयर स्टाइल किंग को पसंद करता। मैंने बहुत सारी तस्वीरें इस हेयर स्टाइल किंग के साथ बनवाई, जिन पे अब मैं शर्मिंदा हूं। और इमरान खान के विजन को दाद दें कि इमरान खान आखिरी दिन तक इसको टिकट जारी नहीं कर रहे थे, और आखिरी मेरा ख्याल है को 24 घंटों में या 48 घंटों में इमरान खान ने इसको टिकट जारी किया था। और मैं बड़ा परेशान था कि इमरान खान इसको टिकट जारी क्यों नहीं कर रहे। इस पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा बुलेटिन है, हमारा जो है वो खबरनामा है। शायद मेतला साहब, शायद मेतला साहब जो है बहुत सीनियर सहाफी हैं। ये जनरल बाजवा के बड़े करीब थे। इन्होंने जनरल बाजवा के किस्तवार जो है ना वो कॉलमों में इंटरव्यू जो है वो किया और छापा, और जनरल बाजवा ने अपनी सफाइयां दी, वो शाहिद मेतला ने एज इट इज छाप दी। अब क्या कहते हैं? अब कहते हैं कि ये जो रजादार केस है ना, इसमें नून लीग को गिला है कि पिंडी बॉयज ने उनकी मदद नहीं की। और अब जो नून लीग के जो कुतूरे हैं, जो नून लीग के टाउट हैं, उनको छोड़ दिया गया है पिंडी बॉयज पे। अफसार आलम कहते हैं कि मोहसिन नकवी ने सब कुछ तबाह कर दिया, क्रिकेट तबाह कर दी, खारजा पॉलिसी तबाह कर दी, बलूचिस्तान तबाह कर दिया, कश्मीर तबाह कर दिया। अब अफसार आलम किसका नौकर है? शरीफ खानदान का। पढ़ किस पे रहा है? पिंडी बॉयज पे। आपको याद है ना कि जब इनके पास जो है वो इक्तदार हो तो ये पैर पड़ते हैं, पीर पगारा, और जब इनके पास इक्तदार ना हो तो ये गले से पकड़ते हैं। याद है ना नवाज शरीफ की कुड़ी की तकरीरें, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, याद है ना। लेकिन अब इक्तदार है, अब पैरों में, अब पालिश मुंह से, और जब इक्तदार नहीं होगा तो फिर वापस उसी जगह पे। ये इनका जो है वो तरीका है, वारदात है। लेकिन
इनको अब ये नहीं पता कि जो रावल डैम स्कैंडल है ना, रावल डैम स्कैंडल, ये वार्डन ने भी कहा है, मैंने भी आपको बताया है, मुझे सारे स्कैंडल का पता है, मुझे सारा पता है रावल डैम में क्या हो रहा है, क्या होता रहा है, कौन कहां पे गाड़ी चेंज करता है, कौन कहां पे भेस बदलता है, चार चार गाड़ियां तब्दील करके रावल डैम पहुंचता है, वहां पे पहले कौन होता है, किस किस की वीडियो बन चुकी है। यानी मैं आपको, अब मुझे पता है, मेरी औकात नहीं है बताने की, बताएंगे अगले, बताएंगे। सुबह भी सईद बलोच ने जिक्र किया है रावल डैम का। यानी मुख्तसर ये कि रावल डैम पे एक रेस्ट हाउस है, वो रेस्ट हाउस एप्स्टीन जजीरा है, बस आप सारा समझ जाए, एप्स्टीन जजीरा, वहां पे वो कुछ हो रहा है, वो सामने आएगा, हर चीज सामने आएगी, हर चीज आप इंतजार करें, हर चीज सामने आएगी, कौन क्या कर रहा था, किसने क्या किया। अगर याया खान की रूह शर्मिंदा न हो गई तो आप कहना, आएगा, सारा कुछ आएगा। तो यह भी बता दिया गया है कि हमें रावल डैम का सारा पता है और उसमें कोई भी बचा हुआ नहीं है, कोई भी। बहरहाल ये जो है वो जर्नलों पे छोड़ दिया गया है। उधर पुलिस कहती है कि हमने रजादार को गिरफ्तार नहीं किया, ऐसा लगता है हमने अपने जवाई को गिरफ्तार किया हुआ है। उसको जो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जो उसको खाना दिया जा रहा है, जो उसको सोने की सहूलतें दी जा रही हैं, सारी जुमला सहूलतें दी जा रही हैं जेल के अंदर। उधर एक साबिक वजीर आजम है, 80% लोगों का नुमाइंदा है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी बेगम के साथ क्या हो रहा है, और इस ठाक खानदान के साथ क्या हो रहा है। बहरहाल हम अगली खबर पे चलते हैं। मशरिक वस्ता में जो कशीदगी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन इसमें अहम तरीन खबर क्या है, जो पोप लियो हैं, आप जानते हैं, उन्होंने अमेरिका की मजम्मत की, ईरान की मजम्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अमेरिका की मजम्मत की, ईरान की मजम्मत की कि कशीदगी खत्म करें और बातचीत करें। OIC का इजलास होता है और OIC, ये टट पूंजी, ये किसकी मजम्मत करते हैं पता है? ईरान की। अमेरिका का नाम भी नहीं लेते, अमेरिका इनका बाप है। अमेरिका की वजह से इन्होंने अपने मुल्कों में आमरीयतें कायम कर रखी हैं, अमेरिका की वजह से ये अपने मुल्कों में स्याह सफेद के मालिक हैं, अमेरिका की वजह से ये अपने मुल्कों में यजीद बने हुए हैं। सारे इस्लामी मुल्क निकाल लें, कहां पे नुमाइंदा हुकूमत कायम है? कोई शायद 3-4 मुल्कों। इन्होंने ईरान की जो है वो मजम्मत की है और इन्होंने कहा है कि ईरान उर्दन में, ईरान बहरीन में, UAE में, कतर में वो अमरीकी अड्डों पर हमले क्यों कर रहा है? हमले करने हैं ईरान ने, जाहिर है। अब अमरीका बराह रास्त, ईरान बराह रास्त अमरीका को तो निशाना बना नहीं सकता। जहां पे जहाज रीफिल हो रहे हैं, जहां से जहाज उड़ रहे हैं, जहां से ड्रोन आ रहे हैं, तो ईरान ने वहीं पे हमला किया है। बहरहाल इन मुनाफिकों ने, OIC वालों ने, जिसमें हम भी शामिल हैं, इन्होंने मजम्मत की है ईरान की, अमेरिका की मजम्मत नहीं की। एक और दिलचस्प खबर, साबिक अमीर हमाद अल तानी कतर के, ये इंतकाल कर गए हैं। 70 साल से ज्यादा उम्र थी, इन्होंने तकरीबन 14-15 साल कतर पर हुक्मरानी की, उनका इंतकाल हो गया है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में शोक का ऐलान कर दिया है, शोक का। अब कतरी ठीक है, हमारे दोस्त हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी कतर में काम करते हैं, लेकिन शरीफ खानदान और कतरी शाही खानदान, बच्चे बच्चे को पता है। पनामा में खत किसका आया था? कतरियों का। हुज़ैफा रहमान कहते हैं कि शरीफ खानदान ने 8 मकान बनाए थे, 3 मकानों में कतरी आकर उस वक्त रहते थे। 1900 कुछ की बात है, और उनकी हर जरूरत पूरी की जाती थी कतरियों की। लिहाजा आज पाकिस्तान में यौम सोग है और आज परचम जो है वो सरनगू रहेगा। इन दो, क्योंकि ये जो खानदान है ये पाकिस्तान के तल्लुकात नहीं बनाता, अपने तल्लुकात बनाता है।
चाहे वो सऊदीया हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो तुर्की हो, ताकि कल को अगर भगोड़ा होना पड़े, इश्तिहारी होना पड़े, तो कोई ना कोई जो है वो मुल्क होना चाहिए। बहरहाल शहबाज शरीफ ने उनकी वफात पे यौम शोक का ऐलान कर दिया। शरीफ खानदान का बनता है, शरीफ खानदान को कतर रॉयल फैमिली ने जो कुछ दिया और जो कुछ लिया, ये सारा आप जानते हैं। उधर अमेरिका में आज यौम शोक है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है। लिंडसे ग्रैहम, कल मैंने आपको बताया था कि 24 घंटों में ये शख्स शल हो गया। जिस जुबान से ये ईरान को खत्म करने की बात करता था, जिस जुबान से ये गजा को सफ़े हस्ती से मिटाने की बात करता था, वो जुबान इसके तालू के साथ चिपक गई। ये हाथ पैर मारता रहा, कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरी दम तक बोल न सका और चंद घंटों में ये अनजहानी हो गया। ये जो है वो इस दुनिया से चला गया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने लिंडसे ग्रैहम की मौत पे यौम शोक का ऐलान किया है, जो है वो अमेरिका में। अब एक हेयर स्टाइल किंग अली मोहम्मद खान, ये हवालदार है, ये गिरफ्तार हुआ 1 बार 2 बार 3 बार, बिल्कुल हम इसके गवाह हैं। एक जेल से निकलता, दूसरे जेल में चला जाता, लेकिन न बालों पे फर्क पड़ता और न कपड़ों पे फर्क पड़ता। फिर ये शख्स ये पिंडी बॉयज के बड़े करीब हो गया। अब कल क्या होता है? कल ये होता है कि अलीमा खान अचानक अवाम में आती हैं। वो हालांकि कहती हैं मैं तो पोतों को मिलने जा रही थी। अब अवाम भरे बैठे हैं। मैंने आपको इब्तिदाइया में बताया कि लोगों को कितनी नफरत है। लोग सड़कों पे आ गए, हर तरफ लोग ही लोग थे और लोग शिकवा कर रहे थे कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, आप पहले बताते तो यहाँ पे माहौल ही और होता। बहरहाल अलीमा खान ने कहा कि उनका तो ये मकसद ही नहीं था। बहरहाल जो उन्होंने वहां पे गुफ्तगू की तो वो बिल्कुल इमरान खान की तरह उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने इन हिजड़ों को गैरत दिलाई कि पहले ताकत का मुजाहरा करो ईरान की तरह, पहले अपनी ताकत दिखाओ, अवामी कुव्वत दिखाओ, फिर ये खुद मुज़ाकरात करेंगे, फिर ये खुद घुटनों पर आएंगे और ये बात करेंगे। अब हर तरफ लोग निकल आए, क़यादत को अपनी पड़ गई, क़यादत सर पकड़ के बैठ गई और अली मोहम्मद खान ने ट्वीट दाग दिया कि जी मौरूसी सियासत। 2 घंटों में अवाम ने जो इस हेयर स्टाइल किंग की तबीयत साफ की, तकरीबन हजारों कमेंट्स आए और उन्होंने अली मोहम्मद खान के कपड़े उतार कर मर्दान की चौक में लटका दिए जहां से वो MNA बना। फिर वो भाग गया, फिर उसने ट्वीट किया कि मैंने जी वो मौरूसी सियासत की बात की थी और मैंने ये किया था और मैंने वो किया था। हालांकि मिसाल यूसुफजई जैसी खातून, इसने हमायत की कि हम अलीमा खान की तहरीक के साथ हैं, हम अलीमा खान के मकसद के साथ हैं। बाकी लीडरों ने भी हमायत की, कुछ ने, लेकिन ज्यादातर सर पकड़ के बैठ गए, ज्यादातर कि ये क्या हो गया। और अवाम की जो अक्सरियत है वो 3 बहनों के साथ है, वो इनके साथ नहीं है। इनको अपनी पड़ गई, इनको ये भी पड़ गई कि अगर जब भी इमरान खान बाहर आए तो ये वाली PTI आपको नजर नहीं आएगी। ये आप लिख ले, ये जो अभी चाचे मामे बने फिरते हैं ना, ये PTI आपको नजर नहीं आएगी। अगर खान साहब बाहर आते हैं तो इनका ठिकाना कोई और होगा, न इनको टिकट मिलेंगे न ये PTI में होंगे। ये बात सबको पता है, सबको। लिहाजा उनकी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा इमरान खान को ड्रैग किया जाए, खींचा जाए जेल में। बहरहाल ये हेयर स्टाइल किंग, ये जो हवालदार बना फिरता है, इसकी तबीयत अवाम ने साफ कर दी और अवाम ने साबित किया कि वो इमरान खान की बहनों के साथ जो है वो खड़े हैं। हम अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर अफसोसनाक है। बंदर अब्बास, ये जो है वो बंदरगाह है ईरान की, बड़ी इंपॉर्टेंट। यहां से करोड़ों और अरबों का जो लेन देन है, कारोबार होता है। वहां पे बड़े शदीद जो है वो हमले किए हैं, जो है वो बंदर अब्बास पर अमेरिका ने रात गए। और ये निशानी है जो बार बार अमेरिका ने वादा खिलाफी की
امریکہ نے مذاکرات کر کے وعدہ خلافی کی، اور یہ وعدہ خلافی یہ OIC والوں کو نظر نہیں آئی کہ امریکہ کا طرز عمل کیا ہے، اسرائیل کا طرز عمل کیا ہے۔ وہ مذمت کر رہے ہیں ایران کی، ان کو یہ نہیں نظر آیا۔ اس کے بعد اب امریکہ میں جو فوجی زخمی ہوئے، جو فوجی جان سے گئے، تو انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی، انہوں نے ان کے لواحقین سے بات کی، زخمی فوجیوں سے بات کی۔ وہ سارے پل پڑے جرنیلوں پہ، اپنے جرنیلوں پہ، کہ ان کو احساس نہیں تھا، ان کو پہلے پتہ نہیں تھا، ان کو حالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا، یہ ریلیکس تھے، اور حملے ہوئے جس میں فوجی زخمی ہوئے، جس میں فوجی جان سے گئے، اور انہوں نے جرنیلوں کے کپڑے اتار دیے تنقید کر کر کے کہ ہمارے جرنیل وہ کسی کھاتے کے نہیں ہیں، شرابی ہیں، ہر وقت شراب پیتے ہیں، اور کھلے عام ڈسکشن ہو رہی ہے میڈیا پہ، اور جرنیلوں پہ لان تان ہو رہی ہے۔ ذرا یہاں پوچھ کے دیکھیں کہ پانی کیوں بند ہے، یہاں پوچھ کے دیکھیں کہ بلوچستان لہو لہو کیوں ہے، یہاں پوچھ کے دیکھیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، یہ کس کی ڈیوٹی ہے، تو پھر آپ غدار ہیں، پھر آپ دہشت گرد ہیں، پھر آپ پر 295 ہے، پھر آپ پر دہشت گردی کا مقدمہ ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنے جرنیلوں کو صحیح دھروا ہے زخمیوں نے، اور جو مر گئے ہیں ان کے لواحقین نے۔ اگلی خبر کیا ہے؟ اگلی خبر یہ ہے کہ پنڈی بوائز اس وقت جو منع کے ابا ہیں وہ بڑے ڈیسپریٹ ہیں کہ قومی حکومت بنائی جائے۔ یعنی کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ قومی حکومت کیا ہوتی ہے؟ قومی حکومت کا نہ سیاسی پیو ہوتا ہے، نہ ماں ہوتی ہے، اور اس سے کام کرانے ہوتے ہیں۔ قومی حکومت سے قومی حکومت ہو گئی، نہ PTI کی، نہ نون لیگ کی، نہ قومی حکومت لگڑ، سارے لگڑ، ٹیکنوکریٹ جن کو گھر والی مارتی ہیں، جن کی گھر والیاں انچارج ہیں، جن کی گھر والیاں جو ہے نا وہ شام کو نکلتی ہیں، رات گئے آتی ہیں۔ یہ انگلش میڈیم کے لوگ ہوتے ہیں، ٹائی کوٹ والے لوگ ہوتے ہیں، دن میں 15 دفعہ یہ شیو کرتے ہیں، مہنگے پرفیوم لگاتے ہیں، یہ ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں، اور ان کی سارا جو دھندہ ہے وہ ان کی گھر والیاں چلاتی ہیں۔ وہ جس طرح آج کل سکندر سلطان راجہ کی بیوی کو آپ دیکھیں کہ وہ کیا کیا چند چڑھا رہی ہے، اور اس کو کتنی مراد ملی ہوئی ہے۔ سکندر سلطان راجہ جی چیف الیکشن کمشنر، اس کا بھائی IG ریلوے پولیس ہے، وہ کیا کیا چند چڑھا رہا ہے۔ پھر اس کی IG کی جو بیوی ہے وہ ریلوے پولیس کے ساتھ کیا کر رہی ہے، اس کی بیوی۔ یہ نام ہے یہاں پہ، یہ وہ ہم بچپن میں پڑھتے تھے، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب، یہ بچپن میں ہم پڑھتے تھے۔ لیکن یہاں پہ پڑھو گے لکھو گے، یہ پڑھی ہوئی ہے، نواز شریف کی کڑی پڑھی ہوئی ہے، شباز شریف پڑھا ہوا ہے، یہ پڑھے ہوئے ہیں، جنرل عاصم منیر پڑھا ہوا ہے۔ اب وہ گئی پڑھو گے لکھو گے، انہوں نے انت مچایا ہوا ہے، انت۔ سکندر سلطان راجہ کے پورے خاندان نے انت مچایا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے 8 فروری 2024 اب قومی حکومت جو ہے، کہا جا رہا ہے کہ ایران کو سمندری حدود ایران کے خلاف دینی ہے، ڈاٹ کنیکٹنگ کرے، ایران کے خلاف زمینی راستہ دینا ہے، دباؤ ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے۔ متھے کس کے لگانا ہے؟ ان بابوؤں کے، یہ جو بیگمات کے پلو پکڑ کے ترقیاں کرتے ہیں، یہ جو بیگمات کے پیچھے چلتے ہیں، جن کے سودے بیگمات کرتی ہیں بڑے بڑے کلبوں میں کہ میرے خاوند کو یہ کر دیا جائے، میرے خاوند کو۔ پنڈی بوائز اس وقت ڈیسپریٹ ہیں کہ قومی حکومت بنائی جائے اور یہ تمام کام جو ہے وہ ان سے کروائے جائے۔ یہ ہے قومی حکومت، ٹھیک ہو گیا جی، جس میں کہا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو اہم کردار دیا جائے۔ اہم کردار کیا؟ وزیر اعظم بنایا جائے، وزیر اعظم۔ شاہ محمود قریشی
असर के बाद रोजा तोड़ेंगे या गाजरों के साथ इफ्तारी करेंगे, ये उन पे डिपेंड करता है, क्योंकि कोशिशें हो रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी की इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। अगली खबर भी चलते हैं। अगली खबर यह है कि चीन ने पैसे मांगे हैं, चीन ने, कि बहुत हो गया, हमें पैसे वापस करें। यहां से वजीर खजाना और वजीर तिजारत ये जहाज पकड़ते हैं और ये सीधा लैंड करते हैं जद्दा, और उनके वजीर खजाना से मुलाकात करते हैं, बगले सूंघते हैं, उनके पांव दबाते हैं और उनको कहते हैं कि पैसे चाहिए। अभी तक सऊदीया ने एक रियाल देने का भी वादा नहीं किया और उनको कहा कि उधार तेल चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि कैसर बंगाली ने कहा है कि पाकिस्तान तो दिवालिया हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उधर पैसे लो उधर चलो, उधर पैसे लो उधर चलो, मौजें करो, पेंशनें लो, टीए लो, सारा कुछ। मुझे याद है जनरल कियानी का दौर था, वो 3-4 दिन जो है, 3 दिन या 2 दिन चीन के दौरे पे गए, चीन के दौरे पे, ये आप भी पहली दफा सुनेंगे। चीन के दौरे पे गए, वापस आए ना तो जंग अखबार में जो है वो छोटी सी खबर थी कि आर्मी चीफ का जो है टीए क्लियर हो गया। मैं बड़ा हैरान हुआ, तो मैंने उस खबर को, ये अशफाक परवेज कियानी चीफ थे, मैंने उस खबर को बकिया फलां सफे पे, अखबारों का दौर था ज्यादा, मैंने वो सारी खबर पढ़ी, तो 2 या 3 दिन, इससे ज्यादा तो आपको पता है दौरा होता ही नहीं है। 11 लाख रुपया उनका क्लेम हुआ था टीए का, 11 लाख रुपया। ये बात हो रही है कियानी की, कियानी की बात हो रही है। किस सन में कियानी चीफ थे? उस सन में कियानी के 2 या 3 दिन के दौरे का 11 लाख जीएचके ने टीए क्लियर किया था, 11 लाख। ये वो लोग हैं, अब ये उधार मांगने गए हैं, टीए भी बनेगा। किंग अब्दुल्ला का दौर था, रहमान मलिक जो है ना वो पहुंच गए किंग अब्दुल्ला के पास। किंग अब्दुल्ला जरा खुले ढोले बंदे थे, मुंह पे बात कहते थे, तो रहमान मलिक पहुंच गया कि जी कर्जा चाहिए। किंग अब्दुल्ला ने कहा कि किस पे आए हो, किस तरह आए हो? तो उसने कहा जी चार्टेड जहाज करके आए हो, चार्टेड, जिस तरह हम रिक्शा करते हैं सदर जाने के लिए या बाइक, या चार्टेड जहाज सऊदीया। तो किंग ने कहा यार कर्जा तो तुम लोगों को हमें देना चाहिए, तुम जो चार्टेड जहाज पे आए हो पाकिस्तान से, वो सियालकोट का नाई रहमान मलिक रेड जोन वाला, उसी ने रेड जोन बनाया था, अब उधर भी रेड जोन में होगा, आग वाले में। चार्टेड जहाज कर्जा लेने पहुंच गया किंग अब्दुल्ला से, तो उसने कहा हमें कर्जा दो, तो इनके जो अल्ले तल्ले हैं ये न करें, कर्जे की जरूरत ही नहीं है। बहरहाल ये 2 वजीर जो है ये वहां पे पहुंचे हुए हैं। मोहम्मद जुबैर ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि मैं बाजवा के साथ मिलकर साजिश कर रहा था ये इमरान के दौर में। बाहर जो है ना ये नवाज शरीफ की कुड़ी ये गुजरांवाला में बेइज्जती कर रही थी, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दियां नारे मरवा रही थी। तो मैं इससे मिला कि मैं बाजवा से मुलाकातें कर रहा हूं और तुम बाहर ये कर रही हो। तो उसने कहा ये तय है, तुम मेरे बयानों और मेरे तकरीरों पे न चाहो, वो सारा तय है, तुम बात आगे टोरो। लड़की पसंद है, ससुरालियों को पूरी पसंद है, तुम बात आगे टोरो। ये पाकिस्तान की सियासत है। वो एक फकीर जेल में पड़ा है, अक्ल खरा खुरदरा, जिसको इन बातों को पता है कि मैं मुज़ाकरात कर रहा हूं, वो बाहर गालियां दे रही है। जब मैंने राब्ता किया तो उसने कहा ये तय है, तुम बात जारी रखो, वो हमारी आपस की गेम है, आपस की। ये मोहम्मद जुबैर ने इंकशाफ किया है। सिफत हुजूर शहीद हो गए हैं, 1 हफ्ते बाद शहीद हुए थे। इनकी वीडियो फिर वायरल है। इन्होंने क्या कहा था? इनसे सवाल हुआ कि केपीके में आप दहशतगर्दी की जिम्मेदारी लेते हैं? सिफत हुजूर ने कहा कि नहीं लेता। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा मेरे पास इख्तियार नहीं है।
सहाफी ने कहा इख्तियारात से क्या मुराद है? उन्होंने कहा इख्तियारात से मुराद ये है हर फौजी गाड़ी की तलाशी लेने की इजाजत दी जाए। सिफत गयूर ने कहा हर फौजी ट्रक की तलाशी की इजाजत दी जाए मुझे, अगर केपीके में दहशतगर्दी हो गई फिर मैं जिम्मेदारी लूंगा, फिर मैं इस्तीफा दूंगा। लेकिन इस प्रेस टॉक के एक हफ्ते बाद सिफत गयूर शहीद हो गए। डॉट कनेक्टिंग आपका काम है, आप फिर नाराज हो जाते हैं। मौलाना फजल रहमान, मैंने बताया ना कि ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। वो कहते हैं कि अगर रियासत को या पीडी बॉयज को शौक है इलेक्शन का तो वर्दी उतारे, इलेक्शन लड़े। कल के वीलॉग में भी मैंने जिक्र किया। आज मैं कहता हूं कि वर्दी ना उतारे, बिल्कुल ना उतारे, फील्ड मार्शल रहे, पूरे जरा इस्तेमाल करें, पूरी फौज झोंक दें, लेकिन इलेक्शन शफाफ हो, और इलेक्शन हो फील्ड मार्श हो आसिम मुनीर और सनम जावेद के दरमियान, कोई हल्का हो, पिंडी हो, लाहौर हो, रहीम यार खान हो, बखर हो, मियां वाली हो, लोरालाई हो। लोरालाई में भी काम शुरू हो गया है, पहले लोरालाई खामोश था, अब वहां पे BLF सुना है पहले नाम, बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, BLF वो भी आ गए हैं। चागी पे उन्होंने कब्जा किया था। एक तो है ना BLA बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, एक है BLF बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, वो भी आ गए हैं। नदर साहब हैं कोई उनके सरबराह, वो भी आ गए हैं। और अख्तर मेंगल ने दिल चीर दिया है कि बलूचिस्तान में जो जवान हो जाए तो उनकी माएं कहती हैं कि यहां से चले जाओ, यहां से चले जाओ, तुम जहां होगे हमें पता होगा कि तुम वहां हो, तुम मर गए तो हमें पता चल जाएगा तुम मर गए हो, यहां से चल। जवान अख्तर मेंगल के भाई को 40 साल हो गए गायब हुए, पता है आपको? 40 साल या 45 साल नहीं मिला, न लाश न कब्र, जिंदा है कि 40 साल। अख्तर मेंगल का अपना भाई। अख्तर मेंगल ने कहा कि मैं जवानों को कहती हैं यहां से चले जाओ। अंदाजा करें पाकिस्तान के किसी हलके में ये नवाज शरीफ की कुड़ी ये क्या बेचती है, मेहर शराफत से आ रही है, ये नवाज शरीफ, ये जरदारी, उसकी रंग बिरंगी बेटी, उसका जो है ना वो बेटा लौंडा, ना आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर बमुकाबला सनम जावेद। पाकिस्तान का कोई हल्का हो, हां बैठे हो ईमानदार ब्यूरोक्रेट जज बैठे हो, उनके सामने डब्बे हों, शाम 5 बजे तक पोलिंग हो, 5 बजे फील्ड मार्शल भी सामने आ जाएगी, सनम जावेद भी सामने आ जाएगी। क्योंकि फजल रहमान ने कहा है कि सियासत का शौक है तो वर्दी उतारो और सियासत करो, फिर लग पता जाएगा। लेकिन मैं नहीं कहता वर्दी उतारो, मैं कहता हूं मजा वर्दी में आएगा, वर्दी में सनम जावेद के साथ मुकाबला हो। अल्लाह जालिमों को कभी हिदायत नहीं देता, ये हमारा मेन मुद्दा है। जनरल अयूब खान को तख्त से उतरने तक हिदायत नहीं मिली थी। उसने फातिमा जिन्ना के साथ किए गए बेरहमाना सलूक और फिर फातिमा जिन्ना के कत्ल पर माफी नहीं मांगी थी। ना ही उसने 1965 की जंग को अपने इक्तदार को तूल देने के लिए इस्तेमाल करने का इकरार करके कौन से माफी मांगी थी। ये जंगें छेड़ देते हैं अपने इक्तदार के लिए, हालांकि तख्त से उतरने के बाद भी वो 5 साल जिंदा रहा, मांग सकता था माफी। जनरल याया कि जिसने पाकिस्तान तोड़ दिया, एक अवामी हमले से बच निकलने के बाद बोला कि लोग मुझ पर गुस्सा क्यों हैं, मैंने क्या किया है। ज़ियाउल हक ने पूरे 11 साल मजहब को डॉलरों के औज बेचा, कौम के हजारों नौजवान अमेरिका की
पेड जंग में मरवा दिए, क्लाशनकोफ और हेरोइन कल्चर दिया, फिरका प्रस्त इंतहा पसंद जमातों को मजबूत किया, पाकिस्तान में ऐसी खूनरेजी और बिगाड़ की बुनियाद रखी कि आज तक पाकिस्तान भुगत रहा है। ज़ियाउल हक भी मगर तौबा और इस्लाह किए बगैर ही मर गया। जनरल मुशर्रफ ने कारगिल में सैकड़ों फौजी मरवा दिए। लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद मुल्क को दहशतगर्दी की आग में धकेल दिया। अमरीकी गुलामी में 150 अरब डॉलर्स का मुआशी नुकसान किया और 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मरवा दिए। इक्तदार से उतरने के बाद भी जनरल मुशर्रफ 15 साल जिंदा रहा, मगर एक बार भी उसने अपने किसी अमल पर निदामत का इजहार किया, न कभी माफी मांगी। जरदारी और शरीफ खानदान ने पाकिस्तान को इतना लूटा कि जितना ये लूट सकते थे। जरदारी भी उम्र के आखिरी हिस्से में है और नवाज शरीफ भी, मगर आप देखेंगे कि ये कभी तौबा नहीं करेंगे, कभी माफी नहीं मांगेंगे और कभी लूटा हुआ माल वापस नहीं करेंगे। इनके जितने भी क्राइम पार्टनर इनसे पहले मर चुके हैं, उनमें से किसी को भी तौबा की तौफीक नहीं मिली। इरफान सिद्दीकी को आपने देखा, वो आखिरी सांस तक झूठ बोलता बोलता मर गया। मुशाहिदुल्लाह खान ने दुनिया छोड़ने तक शरीफ खानदान की वकालत नहीं छोड़ी। इन मिसालों से आपने क्या नतीजा अख्ज़ किया? जैसा कि मैं अक्सर अर्ज करता हूं कि कुरान की 299 आयात जुल्म और जालिमों की मुजम्मत में उतरी हैं। अल्लाह ने वाज़ेह ऐलान कर रखा है कि वो जालिमों को कभी हिदायत नहीं देता। अल्लाह का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इंसान है। इस इंसान को अल्लाह ने अपना नायब बनाया है, अपनी सिफात से मुज़य्यन किया है। अल्लाह को इंसानों से बहुत प्यार है और जो कोई इंसानियत पे जुल्म करे, अल्लाह उसे हमेशा के लिए हिदायत से महरूम कर देता है। हर चीज को कुदरत के जाविया निगाह से देखने की आदत अपनाएं, आपकी आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। पाकिस्तान पे मुसल्लत मौजूदा रजीम में से किसी एक को भी तौबा की तौफीक मिलेगी, ना अपनी इस्लाह कर सकेगा। ये सब अल्लाह के गजब का शिकार होंगे। अचानक सब कुछ पलटेगा और ये सब के सब रुस्वा कुन अजाब में मुब्तला हो जाएंगे। उनमें से अक्सर गिरफ्तार होंगे और अपने जराइम की सजा पाएंगे। जो भाग जाएंगे वो अव्वल तो वापस लाए जाएंगे, वरना ला इलाज बीमारियों की वजह से इबरतनाक हालत में मरेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का निजाम पाकिस्तान के निजाम जैसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हां जरे जरे का हिसाब है। हर जान को उसके किए का हिसाब देना है। सबको उनके अमाल का बदला मिलेगा और जितनी देर से मिलेगा उतना ही सख्त मिलेगा। एक बार फिर गुज़िश्ता वीलॉग के सेगमेंट पर माजरत, उम्मीद है आप माफ कर देंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मुआमला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।